की बात ये नहीं होती कि वो गरीब है, वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हो, तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाया जाता है, उनसे ज्यादती की जाती है, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती रहती है और कोई नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और हुक्मरानों ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनके कान पर कोई जू नहीं रेंगी। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो इसने पूरे देश को सन्न कर दिया, हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार, कौन है इस वहशी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाई? और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाले, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि उसका वीडियो सामने नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही हैं। कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जुड़े एक एक सवाल का हम जवाब दें। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिए। शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने से फैली मणिपुर हिंसा की बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार के निकम्मेपन का जिक्र करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस इशू को समझ पाएं। तो बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई हैं जो हिंदू हैं, जिनकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य तौर पर मणिपुर के 10% मैदानी इलाकों में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नगा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में यही रहते हैं। मैतेई जाति की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से ये लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी इनकी है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। इसी को लेकर मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को ये बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश पेश करे। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया, जिसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले से ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाशिए पर चला जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चों में आग लगी, 2000 से ज्यादा कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाकों में रहने वाले मैतेई लोगों पर भी हमले हुए। लोग रातों रात अपने घर को छोड़ने को मजबूर हो गए। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 80 दिनों से फैली इस हिंसा में अब तक 150 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 5000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हुई हैं। 7000 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा की 6000 वारदातें हुई हैं और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखते ही देखते जाति की ये लड़ाई ने धार्मिक रंग भी ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैतेई कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी इलाके में मैतेई जा पा रहे हैं। कुकी और मैतेई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और हुआ ये कि लोग दूसरे की हिंसा से बचने के लिए खुद हिंसा करने लगे और हालात बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गए। मणिपुर में इन्हीं हालात को देखकर 3 महीने से लगातार आवाजें उठती रही। लोग सवाल करें कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देश भर का मीडिया उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? बड़े लोग क्यों इस पर कुछ नहीं बोल रहे?
आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है? अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा दिया जाता? मगर इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, मगर ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश रिपोर्ट में घटना से जुड़ी FIR की डिटेल दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। FIR में पीड़ित महिला ने बताया कि थौबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। इसी भीड़ में 2 महिलाएं और एक युवा महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पुलिस जैसे तैसे इन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लेती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने के लिए बोला जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 मई की है, जबकि 2 हफ्ते बाद 18 मई को कांगपोकपी जिले में 0 FIR दर्ज कराई। और 2.5 महीने के बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो वायरल हुआ। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो जाती है, एक लड़की से रेप होता है, 3 महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब उस घटना का वीडियो वायरल हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम कर रही है। इसके बावजूद मणिपुर के CM का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि अरे आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इस बारे में पूछ रही हैं, ऐसे तो सैकड़ों मामले, मतलब सैकड़ों मामले हुए हैं, तो क्या ये शाबाशी की बात है? हैरानी है कि हद दर्जे तक खुद को नकारा और इनसेंसिटिव दिखाने के बावजूद अब तक मणिपुर के CM की बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के CM का अपने पद पर बने रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में बीजेपी रातों रात CM बदल देती है और कोई चू भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो अब तक ये काम नहीं कर रही है? मजबूरी जो भी हो, मगर बीरेंद्र सिंह का एक पल भी CM पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, कितनी भी अराजक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू न पाया जा सके। कश्मीर का उदाहरण हमारे सामने है। मणिपुर तो स्थानीय जातियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच छिपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद अगर भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाती है, वहां हिंसा भी नहीं होने देती और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे? जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसी जगह में कारगर हो सकते हैं, वो मणिपुर में कैसे फेल हो गए? इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई। शायद एजेंसियों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उनके साथ ज्यादती कर जाए, उनकी इज्जत तार-तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाए और पुलिस कुछ भी न कर पाए। हैरानी ये भी है कि 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, मगर नेशनल मीडिया ने भी उस तरफ वैसा ध्यान नहीं दिया। मणिपुर की हिंसा पर वैसी बहसें और डिबेट्स क्यों नहीं किए गए जैसी राजनीति और सीमा हैदर जैसे मुद्दों पर होती है? क्यों नहीं इस मामले पर नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया? और आखिर क्यों कुछ लोगों ने इस पर कभी बोलने की जरूरत नहीं समझी? ये सारे क्यों ही इस बात का जवाब है कि आखिर मणिपुर वहां कैसे आ गया जहां आज ये आया है। सच में मणिपुर, हम सब शर्मिंदा है कि हम तुम्हारे साथ वैसे नहीं खड़े हो पाए जैसे होना चाहिए था। मणिपुर, हम इस बात के गुनहगार हैं कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की बहनों, हम सच में